गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। दोस्तों सुबह के 7 बज चुके हैं और सुबह के 7 बजे हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आज 6 अगस्त है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का आज का सेशन। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोगों से जुड़ी हुई बाकी अपडेट्स भी आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन। तो एक बार देख लेते हैं कि ये योजना है क्या, हम लोगों का जो मिशन है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो कोरोना को नागरिक संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से ये हमारी एक मास्क और एक जिंदगी अभियान शुरू किया, जिसके तहत अभी तक 413 मुखौटा बैंक स्थापित किए गए हैं जहां से हम लोगों को मास्क दिया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क बांटे गए हैं। ये हमारे जो है स्वैच्छिक संगठनों, जनप्रतिनिधि और नागरिकों की मदद से बांटे गए, यानी कि जो भी वॉलंटियर हैं उनकी तरफ से, जो हमारे संस्थान होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनकी तरफ से ये हमारे बांटे गए हैं ताकि कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सके। इस अभियान के तहत अब तक कुल 1,30,000 से अधिक मास्क दान किए जा चुके हैं, जिनमें से जो हमारा सबसे बड़ा हिस्सा वो हमारा इंदौर के अंदर दिया गया है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बीच में जो सेंट्रल में हमारा जो येलो के अंदर रीजन में दिया हुआ वो हमारा मध्य प्रदेश है। नाम से ही दिख रहा है कि मध्य प्रदेश, मध्य यानी मिडल के अंदर, जो कंट्री के बिल्कुल मिडल एरिया के अंदर जो हमारा स्टेट है उसमें हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो मध्य प्रदेश की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को बना था। ये कैपिटल इसकी भोपाल है, लार्जेस्ट सिटी है जो इसका इंदौर है। डिस्ट्रिक्ट है जो टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर। जो अभी गवर्नर है इसके वो है आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर है वो हम लोगों का यूनिकैमरल है, यानी कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लोकसभा के अंदर 29 सीट है, राज्यसभा के अंदर इसकी 11 सीट है। हाई कोर्ट है जो हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जिसकी सीट हमारी जबलपुर के अंदर है, यानी कि जो जुडिशियल कैपिटल हम लोगों की वो जबलपुर है। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया के अंदर ही हमारा 2nd नंबर पे आता है। पॉपुलेशन के अंदर ही हमारा 5th पोजीशन के अंदर आता है पूरे इंडिया के अंदर। अगर मैं नेशनल मैमल की बात करूँ तो हम लोगों का जो नेशनल पशु है वो है हमारा बारहसिंगा है इसका, मध्य प्रदेश राज्य का। बर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो बर्ड है वो हमारा इंडियन पैराडाइज, यानी कि फ्लाई कैचर है। फ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो जो हम लोगों का स्टेट फ्लावर है इसका वो हमारा पैरेट ट्री, जिसे हम लोग मडोना लिली के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट है जो हम लोगों का जो स्टेट फ्रूट है वो मैंगो है, और जो स्टेट ट्री है वो बयान ट्री है। कुछ अगर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश की जो सबसे मेन और सबसे बड़ी रिवर है वो नर्मदा रिवर है, जो कि हमारी जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भी विंध्या और सतपुड़ा रेंज कौन से स्टेट के अंदर है, तो हमारी ये मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। मध्य प्रदेश की अगर मैं सबसे ऊंचे पॉइंट की बात करूँ तो सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश के अगर मैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, बट अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो वो है हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम्स के अंदर पता नहीं अब तक कितनी बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इनको एक बार याद कर लीजिएगा। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अभी हमने कल ही कवर किया था, आपको याद होगा कि अभी जो टाइगर सेंसस आया था हमारा, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो टाइगर थे हमारे, उसके अंदर मध्य प्रदेश ने ही टॉप किया है। अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। उनके अंदर है जो हमारा खजुराहो है, जिसे 1986 के अंदर
यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया गया था। देवी जगदम्बी टेम्पल है खजुराहो का। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स जो सांची के पास है हम लोगों के, वो 1989 के अंदर डिक्लेयर किए गए थे, घोषित किए गए थे हमारे जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और जो रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका है वो हमारा 2003 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। अगर मैं मेन जो मेजर हमारे एमपी के, जो हमारे मध्य प्रदेश के मेजर जो फोक डांस उनकी बात करूँ तो वो हमारे राय, कर्मा, शैला, मक्का, गंगोर, बधाई, बरेडी, नरूता, अहिरी एंड बागोरिया हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं लगभग कवर हो चुके हैं, जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से, अगर सिर्फ स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दूँ तो जितने भी हम लोगों के सेंट्रली गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए आपका इनफ है। तो देखिए आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। आपको अलग से हर स्टेट का डाटा याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी स्टेट के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आपके सभी डेली करंट अफेयर्स के साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। अगर जिस भी स्टेट के रिलेटेड अगर आपकी करंट न्यूज़ आती है तो उसके साथ साथ आपके वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जाएंगे। तो बार बार अगर ये रिपीट होंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की इस पे ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कुशल बकुला रिनपोचे हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है। तो अगर मैं कुशल बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट की बात करूँ तो ये हमारा है लेह के अंदर, यानी कि लेह लद्दाख का जो हमारा एरिया है उसके अंदर है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए दोस्तों जो हमारा ये एयरपोर्ट है इस पर जो हमारी फ़्लाइट्स शुरू हुई थी वो 1978 के अंदर शुरू की गई थी। तब से हमारी रूटीन के अंदर फ़्लाइट्स वहाँ पे चल रही हैं टूरिस्ट को जाने के लिए, और जो हम लोगों की डिफेंस है वो भी इसको यूज करती है। अब तक इसकी जो बात करूँ तो सिक्योरिटी थी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस और लद्दाख पुलिस के पास रहती थी। बट अब क्या हो गया है कि जो हमारी चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ जो थोड़ी टेंशन चल रही है उसके मद्देनज़र रखते हुए अब इसकी जो सिक्योरिटी है वो CISF को और CRPF को दे दी गई है। तो CRPF को दे दी गई है। उसका एक रीजन और भी है कि जो अभी यहाँ पर जो एक हवाई पट्टी है और उस टर्मिनल है जो उसके ऊपर काम चल रहा है और वो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसके कंट्रोल के अंदर है, तो इसलिए भी यहाँ पर CRPF को तैनात कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख की लेह की अगर मैं बात करूँ तो यूनियन टेरिटरीज को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। आपको मालूम है आर्टिकल 370 को ख़त्म करके 31 अक्टूबर 2019 को बना दिया गया था इसको, क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या स्पेशल ओकेजन था हमारा जी सरदार पटेल जी की जयंती के ऊपर इसको बना दिया गया था। कैपिटल है इसकी जो लेह है डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे लद्दाख के अंदर, एक लेह है और एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो हमारे वो राधा कृष्ण माथुर हैं। ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना कि गवर्नर। देखिए 2 तरह के होते हैं, यूटीज़ 2 तरह की होती हैं। एक यूटी होती है जहाँ पर हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेंटर के थ्रू कंट्रोल होते, एक हम लोगों की यूटी होती है जिसके अंदर सेंटर और जो यूटी का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ ले लीजिए। चंडीगढ़ के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होती है हम लोगों का। उसके अंदर इलेक्शंस नहीं होते हैं किसी भी तरह के, पूरी की पूरी तरह गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है। तो वहाँ पर हम लोगों का क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर हम लोगों का देखिए असेंबली भी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसके अंदर हम लोगों के इलेक्शंस भी होते हैं, जो कि अभी केजरीवाल जी वहाँ के दिल्ली के CM बने हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे गवर्नर होते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अभी अनिल बैजल जी हैं हम लोगों के। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो लद्दाख है वो हमारा जो हम लोगों का यूटी है जो हम लोगों का वो विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन के है, और जबकि जो हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर है वो यूटी विद एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमारे जो लद्दाख के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो अभी हमारे हैं राधा कृष्ण माथुर जी हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ से जो एक ही सीट है हम लोगों की लोकसभा की, वो हैं जैम्यांग तसेरिंग नामग्याल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। हाई कोर्ट की अगर बात करूँ तो यह है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट की बात करूँ तो इसकी 2 सीट होती हैं,
अगर मैं बात करूँ समर गर्मियों के सीज़न के अंदर इसकी जो सीट होती है हाई कोर्ट बैठता है वो हम लोगों का श्रीनगर के अंदर बैठता है, और जो विंटर सेशन होता है उसके अंदर जम्मू के अंदर बैठता है। अगर मैं बात करूँ लद्दाख के अंदर जो इम्पोर्टेंट वैलीज हैं उसकी बात करूँ तो जो लेह रीजन है, लेह डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर हम लोगों की इंडस, सियोक और नुब्रा वैलीज हैं। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो भी वैलीज हैं वो उसी जो नदी बहती है उस नदी के नाम पर ही वैलीज के नाम रखे गए हैं। तो यानी कि लेह के अंदर हमारी इंडस, सियोक और नुब्रा रिवर बहती हैं और उन्हीं के नाम से 3 वैलीज हैं। अगर बात करूँ कारगिल की, तो कारगिल के अंदर हम लोगों का सुरू, द्रास, जस्कर वैलीज हैं जो कि 3 नदी के नाम पर हैं। जंस्कर वैली के नाम अभी आपने सुना भी होगा, रिसेंटली न्यूज़ के अंदर चल रहा था, जो हम लोगों का इंडिया और चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके अंदर भी काफ़ी आपने नाम सुना होगा। लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख जो हम लोगों की एरिया के अंदर है वो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है एरिया के अंदर, और पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ तो 2nd नंबर पर आती है ये। लद्दाख को जो लेह और जो कारगिल जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर जो डिवाइड किया गया था वो 1979 के अंदर डिवाइड किया गया था। अगर मैं इम्पोर्टेंट पासिस की बात करूँ तो लद्दाख के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पासिस हैं हम लोगों के वो हैं जो जिला पास जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, निमकाला पास जो कारगिल को लेह से जोड़ता है, चांगला जो कि पेंगोंग तसो जो कि पेंगोंग लेह का वहाँ तक हम लोगों का जाता है। तो ये बहुत ही 3 पास हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जोजिला और नमिकाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जोजिला पास तब तक पता नहीं हर कितने एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। इम्पोर्टेंट लेक की बात करूँ तो पेंगोंग तसो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक है, जिस लेक हम लोगों की जिसके ऊपर डिस्प्यूट भी चल रहा है अभी इंडिया और चाइना को लेकर के। जो हमारा जो 4 फिंगर वाला रीजन है वो यहीं पर आता है जिसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था। अगर मैं लद्दाख रीजन के अंदर नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो नेशनल पार्क है जो हम लोगों का, वो जो नेशनल पार्क है वो हमारा हेमीज नेशनल पार्क। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आप लोगों से। नेशनल पार्क हमारा हेमीज नेशनल पार्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, विच यूटी स्टेट हैज़ बीन गिवन 500 करोड़ फॉर मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अभी मिशन कार्बनिक विकास के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं। तो हम लोगों का जो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। जो हम लोगों का मिशन कार्बनिक है इसके थ्रू, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, इसके थ्रू ये क्या दिया गया है कि भी लद्दाख रीजन को पूरी तरह से ऑर्गेनिक यूटी के अंदर डेवलप करने को लेकर के ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ताकि हमारा जो लद्दाख है उसको हम लोग कार्बन न्यूट्रल बना सकें। इसके लिए हम लोगों का जो फर्स्ट फेज़ होगा इसके अंदर 66 गाँवों में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव फंड दिया गया है। और अगले 85 वर्षों तक अन्य 85 गाँवों को जैविक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, और अंतिम चरण में दोनों जिलों के बाकी 90 गाँवों को 2025 तक जैविक घोषित किया जाएगा। इसके थ्रू जो हमारे किसान हैं उनकी भी आय को 40% बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो वो हैं अजय त्यागी। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सेबी के बारे में भी जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेबी है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। एम्प्लॉयज़ की बात करूँ तो लगभग अभी 650 के आसपास इसके एम्प्लॉयज़ हैं। एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव हमारे अजय त्यागी जी हैं, इसके चेयरमैन हैं जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। सेबी जो हमारी इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे कि 1988 के अंदर स्थापित किया गया था और ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1992, यानी कि इसको एक 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। तो इसलिए ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था, तो इसलिए इसकी फाउंडेशन को हम लोग 12 अप्रैल 1992 को ही मोस्टली मानते हैं। अगर मैं सेबीज की बात करूँ तो
जो हम लोगों के सेबीज की जो मैनेज किया जाता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं और उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो अगर जो हम बात करूँ तो चेयरमैन होता है जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जो 2 मेंबर्स होते हैं वो हम लोगों के यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 मेंबर्स लिए जाते हैं। इसके अंदर 1 मेंबर हम लोगों का वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होता है, और जो रिमेनिंग 5 मेंबर्स हैं वो हम लोगों के यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसके में से 3 जो मेंबर होते हैं कम से कम वो वोल टाइम मेंबर्स होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अटल इनोवेशन मिशन किस मंत्रालय या संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तो अटल इनोवेशन मिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि जो अटल इनोवेशन मिशन है हम लोगों का वो क्या था। देखिए अटल इनोवेशन मिशन की अगर मैं बात करूँ तो अटल इनोवेशन हमारा, इसका जो मेन पर्पज़ था वो था हमारा इनोवेशन को बढ़ावा देना, यानी कि स्कूलिंग लेवल पर हम लोग ऐसे बच्चों को चूज़ करें जो इनोवेशन के बारे में हम लोगों को जिनको मोटिवेट कर सकें, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें। अगर नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग है जो हमारा वो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ये हमारा जो था वो प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया गया था, चेंज करके बनाया गया था। अगर मैं बात करूँ तो गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग होती है, नीति आयोग के जो हम लोगों के चलाने वाले होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो हम लोगों के चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी होते हैं, और सभी स्टेट्स के और यूटीज़ के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज़ होते हैं। अभी जो इसके चेयरपर्सन है उसकी बात करूँ तो वो हमारे कौन है, हमें पता है प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं हम लोगों के जो चेयरमैन होते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं बात करूँ वाइस चेयरमैन की तो इसके वाइस चेयरमैन वो हमारे डॉक्टर राजीव कुमार। दोस्तों अगर नीति आयोग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 7 जून 2018 को प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों का नीति आयोग के अंदर एक अमेंडमेंट अप्रूव किया था, जिसके थ्रू इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और स्पेशल इनवाइटीज़ को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो अभी हम लोगों के जो इनवाइटीज़ हैं इसके अंदर काफ़ी इनवाइटीज़ हैं। जैसे मैं बात करूँ तो हम लोगों के जो यूनियन मिनिस्टर के अंदर बात करूँ तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हमारे होम मिनिस्टर जी हो गए, ये सब हमारे क्या हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, हम लोगों के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं नीति आयोग के फ़िलहाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का, किस राज्य ने पहले ICMR अनुमोदित मोबाइल RT-PCR कोविड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो ऐसा राज्य जिसने अभी मोबाइल RT-PCR लैब को इनॉग्रेट किया है वो है हम लोगों का, हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी कर्नाटका ने हम लोगों का क्या किया है कि जो मोबाइल वैन होते हैं, यानी कि व्हीकल के अंदर जो RT-PCR की किट होती है उसके साथ उनको लॉन्च किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसका फ़ायदा क्या है, देखिए ये हमारा जो मैप है इसके अंदर जो रेड कलर के अंदर दिया गया है ये हमारा कर्नाटक है, जो कि केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सीमा को लगता है, और गोवा के साथ भी इसकी सीमा लगती है और तेलंगाना के साथ लगती है। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 नवंबर 1956 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, लार्जेस्ट सिटी भी जो इसका बेंगलुरु है। 30 इसके टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर अभी जो हैं वेजुभाई वाला हैं। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं जो कि BJP से हैं। लेजिस्लेचर इसका बाई कैमरल है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के अंदर हैं। असेंबली के अंदर 224 सीट है और काउंसिल के अंदर 75 सीट हैं। पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। एरिया के अंदर बात करूँ तो इसकी 6वीं रैंक है टोटल इंडिया के अंदर। अगर मैं पॉपुलेशन के अंदर बात करूँ तो इसकी पॉपुलेशन की जो रैंक है वो हमारी 8वीं रैंक है, 8वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन के अंदर।
अब जो दोस्तों RT-PCR वैन है, ये क्या है, इससे देखिए बहुत फ़ायदा होगा और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम लोगों को पता चलता है कि भाई कहीं पर भी कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं या फिर ज़्यादा कोई कोरोना के नए केस आए हैं, तो ये क्या होगा कि हम लोग व्हीकल को डायरेक्ट लेकर के वहाँ पर जा सकते हैं और RT-PCR की मदद से वहाँ पर जाकर डायरेक्टली हम लोग रैपिड टेस्टिंग कर सकते हैं और हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम लोगों के जो गरीब लोग होते हैं, हम लोगों के जो लो इनकम पीपल हैं, उन तक हम लोगों की जो टेस्ट की पहुंच है वो इजीली आसानी से हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन में भी लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर बात करूँ मैं स्टेट एम्बलम की, जो स्टेट एम्बलम है वो गेंडा बेरुंडा है जो इसका। अगर मैं बात करूँ मैमल की, जो स्टेट मैमल है, राजकीय पशु है, वो हमारा एलिफेंट हाथी है। बर्ड की अगर बात करूँ तो हमारा इंडियन रोलर है। फ्लावर की बात करूँ तो स्टेट फ्लावर लोटस कमल है और स्टेट ट्री है सैंडल वुड है हम लोगों का। देख सकते हैं सभी नाम के सामने पिक्चर भी दी हुई है आप चाहें तो। अगर बात करूँ रिवर्स की बात करूँ तो जो कर्नाटका की जो मेन रिवर है वो हम लोगों की कृष्णा सबसे इसकी मेन नदी है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूँ तो वो भीमा, घटप्रभा, वेदावती, मलाप्रभा और तुंगभद्रा नदी है। दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट नदी है वो हम लोगों की कर्नाटका की है कावेरी नदी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो वो हमारी हेमावती, शिमशा, अर्कावती और लक्ष्मणा है। देखिए जो ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूछे जाते हैं। मेन जो आपकी रिवर्स हैं वो हैं कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। इन्हीं 3 नदी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बात करूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है कर्नाटका के अंदर, तो वो है हमारी तलाकावेरी और कुद्रेमुख, जो कि दोनों के दोनों कर्नाटक के अंदर हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो हम लोगों की दोनों हेरिटेज साइट, ये हम लोगों का जो नीलगिरी हिल्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है। अगर नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटक के, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। वो हमारे बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क। याद रखिएगा, बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूँ जो हम लोगों के मोन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं कर्नाटका के, तो वो हम लोगों के उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है जो गोमतेश्वर बाहुबली का जो टेम्पल है श्रावणबेलगोला के अंदर, वो हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मोनोलिथ है, यानी कि एक ही खांचे में पूरा का पूरा बना हुआ टालेस्ट स्क्रिप्टेड मोनोलिथ है वर्ल्ड के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बर्ड सेंचुरीज़ की बात करूँ तो जो बर्ड सेंचुरी हम लोगों की कर्नाटका के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी है। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, याद रखिएगा कि रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी है वो हमारी कर्नाटका के अंदर है और इसे पक्षी काशी भी कहा जाता है कर्नाटका की। ये हमारी जो बर्ड सेंचुरी है ये कर्नाटका के स्टेट के बिल्कुल मध्य मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मांड्या जिले के अंदर आती है और स्टेट की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है। लगभग 40 एकड़ के अंदर फैली हुई और जो कि कावेरी नदी के किनारे है। याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे भी, या तो पूछ लेगा आप लोग ऐसे जैसे कि भी रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है, कर्नाटका आपका ऑप्शन हो जाएगा। और अगर दूसरा तरह से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भी रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी है वो किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है लेबनान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों लेबनान की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा लेबनान के बारे में जान लेते हैं। ये देखिएगा, ये हम लोगों का लेबनान है जो कि सीरिया और इजराइल के साथ में हम लोगों की इसकी सीमा लगती है। अब दोस्तों लेबनान की अगर मैं बात करूँ तो लेबनान थोड़ा न्यूज़ में क्यों आया है कि देखिए कल क्या हुआ कि लेबनान के अंदर जो हम लोगों की एक पोर्ट है उसके अंदर क्या हुआ कि एक काफ़ी बड़े बक्से हैं जहाँ पर हम लोगों का किसी वेयर हाउस के अंदर पोर्ट के ऊपर कोई नाइट्रेट था हम लोगों का, अमोनियम नाइट्रेट,
वो रखा हुआ था, जो कि पहले कहीं से इलीगल तरीके से इंपोर्ट हुआ था, उसको कब्जे में करके रखा गया था। उसको क्या था, वापस लोड किया जा रहा था ताकि उसको कहीं और शिफ्ट करने के लिए। तो उसको लोड करते टाइम क्या हुआ कि उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन बहुत ही भयंकर था दोस्तों, बहुत बड़ी त्रासदी थी, जिसके अंदर काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। लगभग मोस्टली 100 लोगों की डेथ हो गई थी और 4000 के अराउंड लोग हैं जो कि वो इंजर्ड हो गए थे। तो काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट था। अगर मैं बात करूं लेबनान की, तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, प्रेसिडेंट है जो भी यहाँ के माइकल ओन है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हसन दैब हैं, और करेंसी है जो यहाँ की लेबनीज पाउंड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो जॉन ह्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वो थे हमारे ब्रिटेन से। सॉरी दोस्तों, ये हमारे थे आयरलैंड से। जॉन ह्यूम नोबेल लॉरेट थे जो हमारे आयरलैंड से थे। चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं जॉन ह्यूम की बात करूँ तो ये हमारे आयरलैंड के पॉलिटिशियन थे दोस्तों। अब इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था हमारा 1998 के अंदर दिया गया था, पीस प्राइज, पीस के अंदर दिया गया था। अब पीस के अंदर क्यों दिया गया था, देखिए दोस्तों, जो आयरलैंड है हमारा, इसके अंदर क्या हुआ था कि इंटरनल जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी। आंतरिक गृह युद्ध की तरह से हम लोगों की कंडीशन हो गई थी। इसके अंदर क्या था कि कुछ लोग थे जो वो इसको आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ में चाहते थे हिस्से को मिलाना के लिए, कुछ लोग थे जो आयरलैंड में अलग से रिटेन करना चाहते थे। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन चल रही थी। तो उसको टेंशन्स को जो थे उन्होंने शांत करने के लिए काफ़ी अपना एफर्ट्स लगाए थे, और जिसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। आयरलैंड की बात करूँ तो कैपिटल है इसकी डबलिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है जो इसके अभी वो है माइकल डी हिगिंस, और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो वो है हमारे माइकल मार्टिन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, अगली जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनसीडीसी का पूरा नाम क्या? तो एनसीडीसी का जो हमारा बात करूँ मैं पूरा नाम है वो है हमारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आप लोगों का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा एनसीडीसी के बारे में जान लेते हैं। जब जिक्र आ गया है तो एनसीडीसी है क्या? देखिए एनसीडीसी जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो उन्होंने क्या है कि सहकार कोप ट्यूब नाम से एक एनसीडीसी का चैनल स्टार्ट किया है। अब इसका जो इनिशिएटिव क्या है वो है, जो इसका इनिशिएटिव है वो है कि भी वन नेशन वन मार्केट का ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू हम लोग फूड फैक्ट्री बन सके, वर्ल्ड की फूड फैक्ट्री बन सके, यानी कि फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी भी हो सके, और बाहर दूसरे कंट्रीज़ को फूड को जो हम लोगों का है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। तो चलिए थोड़ा एनसीडीसी के बारे में जान लेते हैं। एनसीडीसी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फॉर्मेशन है वो 13 मार्च 1963 को हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, जिसके मिनिस्टर हम लोगों के नरेंद्र सिंह तोमर। एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो एमडी हैं वो भी हैं संदीप कुमार नायक हैं, वो हमारे एनसीडीसी के एमडी हैं अभी। पेरेंट डिपार्टमेंट है वो हम लोगों का बता ही चुका हूँ कि भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ली टेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो अगर ली टेंग हुई की अगर मैं बात करूं तो वो हम लोगों के जो राष्ट्रपति थे वो किसके थे? ताइवान के। तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही पावरफुल पर्सन माने जाते हैं दोस्तों ताइवान के, जो कि राजनीति के अंदर भी काफ़ी सक्रिय रहे थे और बहुत ही पॉपुलर थे, जो कि प्रेसिडेंट थे ताइवान के। चलिए ताइवान की अगर मैं बात करूं तो ये जो ताइवान के थे प्रेसिडेंट, ये 1988 से लेकर के 2000 तक, यानी कि देखिए 12 साल तक लगातार प्रेसिडेंट रहे हैं ताइवान के। बहुत ही
इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, काफ़ी पकड़ थी इनकी राजनीति के ऊपर। इनकी बात करूँ तो ताइवान आप देख सकते हैं, ये छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल जापान के नीचे और चाइना के साइड में है। जो हम लोगों का रेड कलर के अंदर दिखाया गया है, ये हम लोगों का ताइवान है। ताइवान की कैपिटल बात करूँ तो ताइपेई है। करेंसी है जो हम लोगों की न्यू ताइवान डॉलर है। अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वो है तसई इंग वेन, वो इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो ताइवान है जो ये अभी चाइना कंट्रोल करता है, इसका चाइना अपना इसको पार्ट मानता है। तो ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, जिससे हम लोगों को इंस्पायरेशन मिल सके और हम लोग आप लोगों को और अच्छा कंटेंट दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।